गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी सेक्शन नंबर 128, जिसमें हमने देखा अकाउंट्स मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर अदर बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करना है। फिर 129 देखा हमने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन, ये दोनों बनाना पड़ता है। इसको आपको एजीएम में रखना पड़ता है और अडॉप्ट किया जाता है, ये देखा। फिर 130 और 131 रिवीजन एंड रीओपनिंग, इसके बारे में देखा हमने। हाँ, 129A भी देखा है। फिर 130, 131 रीओपनिंग और रिवीजन, 132 एनएफआरए के बारे में था, 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पावर दिए गए हैं, ये देखा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर 134 बचा हुआ है, 135 पिछली क्लास में देखा था हमने सीएसआर के ऊपर। सो 134 के ऊपर आज चर्चा चालू करेंगे। 136, 137 ये दो और बचे हुए हैं, और 138 ऑलरेडी देख चुके हैं हमने। सो इसमें लिमिट्स ध्यान रखने की है, खासतौर पे 135 में आपको जो 1505 की लिमिट है वो याद रखना पड़ेगा। सो वो गलती से भी मत भूलना। वो ऐसी चीज है कि आप सोए हुए हैं, मैं उठाऊंगा और बोलूंगा सीएसआर सीएसआर, तो आपने बोलना चाहिए हाँ 1505, तो ऐसी वाली लिमिट है वो। सो ये गलती से भी मत भूलना। सो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इसके अलावा आपके ये जो लिमिट है अपनी इंटरनल ऑडिट की 25, 50, 100, 200, वो भी ध्यान रखना है आपको। 25 के डिपॉजिट है, 50 के कैपिटल है, फिर बोरोइंग से 100 की, और 200 के 200 का क्या था, 200 का टर्नओवर था। तो आपको 25, 50, 100, 200 याद रखना है, बाद में अपने आप वो मैच हो जाता है। तो आप, क्योंकि आपको रूल्स पता है, तो कौन सी चीज कम रहेगी कौन सी ज्यादा रहेगी वो अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है। सो एकदम से क्लिक नहीं भी हुआ तो बाद में धीरे धीरे आ ही जाता है। कभी कभी होता है ना, अपन लिख रहे हैं पॉइंट्स, फिर एक पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो उतना स्किप करके आगे का क्वेश्चन चालू कर देना। आगे जब लिखते रहोगे कभी ना कभी याद आएगा, तो तुरंत आके फिर वो लिख लेना। तो ऐसा होता है एग्जाम में। तो रटने के पीछे मत भगो, बट फिर भी कुछ चीजें तो है ही याद रखने की। तो मैंने बोला था कि उसके लिए आप थोड़ा जगह बचा के रखना। सो थोड़ी जगह बचा के रखना जरूरी था। अगर हमने हर चीज रटने का ट्राई किया तो इट इज इम्पॉसिबल। अभी देख लो, अपन शुरुआत से जो आप भूल भी चुके हो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब एजेंसी, तो ये अगर रटे होते तो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी कम से कम आपके पास डायग्राम है। अभी भले भूल भी जाओगे, आप डायग्राम्स देखोगे और उसको पढ़ लोगे, एक बार रीड कर लोगे तो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन वही रटा हुआ होगा ना, तो वो फिर से रटना ही पड़ेगा, वो फिर याद नहीं आता बार बार। हाँ, वो तो आप रीड करते हैं तो अपने आप वो लैंग्वेज डेवलप हो ही जाती है। सो वो लीगल लैंग्वेज तो आपकी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि जो मेन क्रक्स होता है, कुछ कुछ वर्ड्स वैसे ही आना चाहिए। सो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखोगे, उसमें बैलेंस शीट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो वर्ड्स है वो तो वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब आप अपने हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट? नहीं, मुझे ऐसा लगा हाथ उठा रहे थे। ठीक है। सो 134 ये देख लेते हैं हम। 134 है बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। इसमें बहुत ही बड़ा सा सेक्शन है, बकवास सा सेक्शन है। पहले तो बहुत ही बड़ा था, अति था एकदम। फिर इससे काफी चीजें हटा दी गई, अच्छा हो गया। यानी है ये अभी भी कानून में, लेकिन आपके लेवल से हटा दी गई। पहले बहुत ही बकवास से पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए थे। सो इसीलिए यहाँ पे भी ये पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने सीएसआर में बताया ये याद रखना, ये नहीं रखना, वैसे यहाँ पे भी बताते जाऊंगा। उतनी चीजें मार्क करके रखना, सिर्फ उतनी चीजें देख के जाना। जैसे कि पहली चीज जो याद रखने की रहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करते हैं, इस पे सवाल पूछे जाते हैं आपको। सो एक्चुअली जो सेक्शन 134 है ये बोर्ड रिपोर्ट से डील करता है बेसिकली, बट इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट को साइन करने के बारे में भी बताया गया है। So section 134 deals with financial statements as well as boards report. तो मेन चीज यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट है। पहले क्या होता है ना, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। इसके बाद ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऑडिटर ऑडिट करेगा। सो पहले ये होता है, पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस पे साइन किया जाता है। सो ऑथेंटिकेशन किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारी जिम्मेदारी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की होती है? क्या अगर मैं सीए हूं, मैं ऑडिटर हूं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की है? तो आंसर इज नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
सो उन्होंने प्रॉपर बनाया या नहीं बनाया, ये चीज के ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है या नहीं ये बताना होता है, लेकिन ये बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर इसमें कल चल के कुछ गड़बड़ भी होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन अगर हम वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार है। सो हमारी जिम्मेदारी होती है रिपोर्ट बनाना, और कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो इस चीज के बारे में बताना। सो वही चीज होती है, इसकी प्रोसेस ऐसी है। पहले बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको साइन करते हैं बोर्ड। सो बोर्ड की तरफ से जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, हम देखेंगे अभी कि कौन कौन है। तो इसमें बताया चेयर पर्सन रहेगा, अगर चेयर पर्सन नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक का सीईओ होना जरूरी है अगर वो डायरेक्टर है तो, ठीक है। इसके अलावा एक सीएफओ और एक कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों भी साइन करते हैं इफ देयर इज वन। अगर होगा तो, हर जगह हो जरूरी नहीं होता। तो ये देखेंगे अपन। इसको साइन करने के बाद ये इसके ऊपर ऑडिट किया जाता है, ये चेक करने का काम करता है ऑडिटर, और ऑडिटर रिपोर्ट बना के देता है, ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद बोर्ड की रिपोर्ट बनाई जाती है, वो उस पे साइन किया जाता है। वैसे बनती तो रेगुलर ही है, वो चलते रहता है काम, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ऑडिटर ने अगर कुछ कमेंट किया है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो बोर्ड उस पे फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट बताएगी कि ये क्यों ऐसा किया था हमने। सो बोर्ड रिपोर्ट में ऑडिटर के अगर कोई कमेंट है, एडवर्स रिमार्क्स है, तो उसके ऊपर भी बोर्ड क्लैरिफिकेशन देता है। तो इसलिए सबसे आखिर में ये बनाई जाती है। सो पहली चीज जो बनेगी वो बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ये भी लगाई जाती है, इज अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑन द मैटर स्पेसिफाइड। एक सेकेंड, so a report by the board of the directors containing the details on the matters specified। तो कौन से मैटर स्पेसिफाइड है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज के ऊपर रिपोर्ट देना है। जैसे सीएसआर का टॉपिक होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग हुई, ये सब चीजों के बारे में इसमें बताया होता है बोर्ड रिपोर्ट में। सो मीटिंग्स वगैरह भी करना जरूरी होता है, फिर मीटिंग्स में कौन कौन लोग आ रहे थे, कितनी मीटिंग्स जरूरी थी, फिर शेयर ट्रांसफर्स वगैरह कितने हुए, ये सब चीजों के बारे में जानकारी बताई होती है। सो देखेंगे इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें लिखा होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके बनाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की थी, तो ये बताना होता है। शैल बी अटैच टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर द कंपनी। बिफोर द कंपनी मीन्स एजीएम। सो जो मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, कंपनी मीन्स मेंबर्स, तो कंपनी मीटिंग्स मीन्स मेंबर्स की मीटिंग। सो मेंबर्स की मीटिंग के सामने ये रखा जाता है। मैंने आपको बताया था, वैसे जब हमने सेक्शन 101 पढ़े थे, नोटिस भेजा जाता है, मैंने वहीं पे आपको बता दिया था। इसके साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाना है, प्लस ऑडिट रिपोर्ट, प्लस बोर्ड रिपोर्ट, ये चीजें भी लगी होती है। याद है आपके पास वो डायग्राम बना होगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड विद द नोटिस। उसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक रिपोर्ट होती है, वो जो बड़ा एक डायग्राम बनाए थे अपन ने, नोटिस वगैरह मीटिंग का जो था पहले दिन वाला। सो उसमें ये बना हुआ है, लिखा हुआ है, सो डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड विथ नोटिस करके, ठीक है। तो उसमें साथ में बोर्ड रिपोर्ट बना के भी लगाना पड़ता है आपको। सो द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड एवरी अनेक्शर हैज टू बी ड्यूली साइंड। A signed copy of every financial statement shall be circulated, issued or published along with all the notes or documents, the auditor's report and the board report। तो क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the notes and auditor's report and board's report, ये 3 चीजें आप भेजते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले यहां सिर्फ बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे साइन करना है, कौन साइन करेगा। बोर्ड रिपोर्ट की अभी बात करना चालू होने का है, तो बोर्ड रिपोर्ट पे भी साइन की जाती है, बट वो आगे बताई गई है। अभी ध्यान रखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको साइन करना पड़ता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अगर है तो शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय। सो पहले लिखा था एटलीस्ट बाय, बट अब बोल दिया बाय द फॉलोइंग, दैट मीन्स इन लोगों को साइन करना ही पड़ेगा। सो कौन कौन साइन करेंगे, एक है चेयरपर्सन, चेयरमैन, और अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर्स, उसमें से एक का सीईओ होना जरूरी है, 1 सीईओ होना चाहिए उसमें से। अगर सीईओ इज अ डायरेक्टर तो जरूरी नहीं है सीईओ डायरेक्टर रहे,
हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नॉट अ डायरेक्टर, हो सकता है कि वो ऑफिसर जरूर है, ऑफिसर ऑफ कंपनी बट डायरेक्टर नहीं है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जॉब कर रहा था पर्टिकुलर कंपनी में और वो जॉब करते करते इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच गया कि उसको सीईओ बना दिए, बट ही इज नॉट अ डायरेक्टर। सो जरूरी नहीं होता है कि सीईओ डायरेक्टर रहे, ठीक है। सो अगर सीईओ इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, इफ ही इज अ डायरेक्टर, तो सीईओ का भी साइन करना जरूरी होता है, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर। सो 1 सीईओ और 1 एमडी। सो ये 2 जन, लेकिन ये और है। सो आइदर और है, यहां पे चेयरमैन कर देगा अगर, तो फिर इनको नहीं करना है, और चेयरमैन नहीं करेगा तो फिर ये लोग साइन करेंगे, ठीक है। सो बाय 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक सीईओ होना जरूरी है अगर सीईओ है तो, और एक एमडी। फिर इसके अलावा प्लस एंड है, अब यहां पे और नहीं लिखा है, तो ये दोनों में से एक, एंड साथ में सीएफओ प्लस कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी अगर आपके पास है तो, हर कंपनी में जरूरी नहीं होता, अगर है तो, ठीक है। और सीएफओ भी अगर है तो, इफ ही इज अपॉइंटेड, ठीक है। सो आपको इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन ऑथेंटिकेट करता है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये पूरे हमारे जो अकाउंट्स है प्रॉपर हैं। इसके बाद फिर इस पे ये लोग साइन करेंगे, फिर ये ऑडिटर के पास जाएंगे, ऑडिटर फिर इसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सो इसके बाद ऑडिट होता है। फिर तो ये पहला पॉइंट पूछा जाता है, ए वाला। फिर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जहां एक ही डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर खुद ही साइन करेगा, जाहिर सी बात है, वहां अगर अकेला ही व्यक्ति खुद ही डायरेक्टर है तो। फिर साथ में द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो बी अटैच्ड, तो ये भी अटैच करना पड़ता है। अ साइन कॉपी ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट if any shall be issued, published or circulated along with copy of any notes। so financial statement तो रहेगा, उसके साथ notes रहते हैं, auditors report और board report, ठीक है। तो notes तो ये भी रहते हैं, तो मैंने जो आपको मीटिंग के टाइम में बता दिया था सेक्शन 101 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ऑडिट रिपोर्ट, फिर बोर्ड रिपोर्ट, तो अलॉन्ग विथ नोट्स रहेंगे यहाँ पे। तो नोट्स तो उसका पार्ट ही होता है, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलेट तभी होंगे जब ये प्रॉपरली साइन हुए हैं, ठीक है। सो यहां पे ये कंप्लीट होता है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे जो बात हम करने वाले हैं, इसमें सवाल पूछने के चांस कम है, बट कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है ये मैं बताऊंगा, उतना ध्यान रखना है, ठीक है। सो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये चीज आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के प्रकार का सेक्शन है, जिसमें बताया इसमें ये लिखा होगा, वो लिखा होगा, तो बस आपको जो मैं पॉइंट बताऊंगा उतने याद रखना है। सो बोर्ड्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रूल 8, और ये 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को जरूरत नहीं होती। बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सो मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड नहीं। सो स्टैंड अलोन के ऊपर, क्योंकि हम अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, हाँ, लेकिन हमको एक ब्रीफ नोट अबाउट दी सब्सिडरीज भी बताना पड़ता है। सो सब्सिडरीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बट बाकी जो मेन आपका रिपोर्ट रहेगी वो आपके खुद के जो अकाउंट्स होंगे उसके ऊपर रहेगी। एंड शैल रिपोर्ट on the highlights of performance of subsidiaries, associates, joint venture companies and their contribution to the overall performance of the company during the period under report. फिर there shall be attached to the statement laid before the company in general meeting a report of board of directors which shall include, अब ये क्या क्या चीज इसमें रहेगी वो बताया। ये आगे लिखा है कि आईएफएससी कंपनी जो रहती है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, इनको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, सो इस पे सवाल पूछने के चांस नहीं है वैसे। तो आईएफएससी यानी ऐसी कुछ कंपनीज होती है, जैसे एसईजेड में कुछ कंपनीज हैं, तो उस प्रकार से तो उनको बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था कि 135 में भी उनको पहले 5 साल सीएसआर फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो वैसे यहां पे भी इनको बेनिफिट्स दिए। काय में जीएसटी में आया होगा ना, हाँ बराबर, उसमें आता है, उसमें भी जीएसटी में भी एग्जाम्पशंस है उनके। सो आपके मेगा एग्जाम्पशन चालू हो गए क्या? हाँ, तो एग्जाम्पशंस में ये दिखेगा, बहुत सारे पूरे लॉजिक वाले ही है वैसे, वो लॉजिक से याद रहते ज्यादातर। सो आप बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन अभी तो चालू हुआ ना जीएसटी। अच्छा, हाँ एकदम, अब 3rd चैप्टर पे आ गए। 3rd चैप्टर है ना, हाँ 4th चैप्टर,
सो अच्छा है, लेकिन तो यानी स्पीड अच्छी हो रही है, अब समझ में आया मुझे। तो आपके चेहरे क्यों उतरे रहते हैं, तो अब समझा। तो लेकिन हाँ, वो भी लॉजिक से ध्यान रखो, बहुत सारी चीजें लॉजिकल है उसमें, बहुत सारी चीजें वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, आपको सभी इसमें नोटिस करने को मिलेगा। सिर्फ मेरी क्लास वही स्पीड पे चलती है, जैसा शुरू में चलते वैसे ही आखिर तक चलते रहेगी, बट बाकी हर क्लास में आपको दिखेगा। और ये यहीं पे नहीं, हर जगह दिखेगा आपको, आप जहां भी देखो तो आगे स्पीड बढ़ती जाए, कोर्स कंप्लीशन के चक्कर में बढ़ाना पड़ता है। सो स्कूल में भी तो होता है, तो स्कूल में होता है ना, आखिर के चैप्टर्स जो होते हैं तो धाड़ 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 खत्म होते हैं, पता ही नहीं लगता। सो फाउंडेशन में मेरी क्लास में भी होता है, बट मैं फिर भी मैं निपटा नहीं देता हूं, फिर भी मैं पूरा डिटेल में करता हूं, भले लंबा खींचना पड़ता है बट पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अपन। सो ऐसा है। सो हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्या क्या चीजें बताना है आपको। तो आईएफएससी अभी फिलहाल यहाँ कोई काम का नहीं है, आपको फिर वो इंक्यूबेटर वगैरह भी आएगा, इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी जो मैंने बताया था। सो हो भी गया वो, तो अच्छा वो बताया था मैंने, वो आएगा, लेकिन वो भी उसमें भी जीएसटी एग्जाम्शन है। फिर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एग्जाम्शन दिया है, उसका भी वो फ्लाइट जाती है जो, हाँ, बगडोगरा है ना ऐसा है। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बढ़ावा देने के लिए, वहां का टूरिज्म बढ़ना चाहिए, इसीलिए वहां तक के वो, इसीलिए ऐसा है। देखो नॉर्थ ईस्ट कैसा है ना, ऐसा एक अलग इसमें फैला हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल में एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट आता है, बगडोगरा। जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो पहले यहां आते हैं और इसके बाद इधर जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अगर इधर भी आए तो यहाँ पे भी एग्जाम्शन दिया हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से नहीं जा सकते, दूसरे देश के ऊपर से नहीं ले जा सकते अपने फ्लाइट्स को। सो इसीलिए वो पहले इधर जाता है वेस्ट बंगाल में, वहां से फिर दूसरे जगह जाता है। सो इसीलिए ये एग्जाम्शन इस प्रकार से दिए होते हैं कि हमको एक्चुअली इनको देना एग्जाम्शन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का टूरिज्म बढ़ना चाहिए इसीलिए। बट वहां जाने के लिए यहाँ पे पहले पहुंचना पड़ता है, फिर यहां से यहां तक के तो फ्लाइट के वैसे भी चार्जेस कम होते हैं। सो इसीलिए कुछ लोग, कई लोग यहां तक जाते हैं फ्लाइट से, यहां से फिर अलग कोई मोड से जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ के इसको भी बोला है और बाकी नॉर्थ ईस्ट को भी अलग से एग्जाम्शन दिया है। तो इस प्रकार से रूल्स बनाए गए, काफी सोच समझ के बनाया है उसमें। खैर अपन वापस आते हैं, अपन अपने टॉपिक को, अपना टॉपिक बड़ा है, इसको खींचना नहीं है, इसको निपटाते हैं पहले। तो ये आईएफएससी वगैरह कोई काम का नहीं है, बस ध्यान रखो आईएफएससी कंपनीज को जो है, इनको एग्जाम्शन से बहुत सारे पॉइंट्स इनको अप्लाई नहीं होते, उनको शॉर्ट में रिपोर्ट बना के दे देना पड़ता है। सो क्या क्या बताना है आपको, बोर्ड रिपोर्ट की क्या क्या कंटेंट्स होंगे, ये जो आगे लिखा है ये कंटेंट्स हैं। सो पहला तो है आपको वेब एड्रेस देना पड़ता है। हाँ तो स्क्रीन फ्रीज हो गई, हाँ दिख रहा है, एक सेकेंड, होता है कभी कभी, पता नहीं क्यों हो रहा है आजकल, ज्यादा हो रहा है, आते से ही फ्रीज हो गई थी एक बार। सो ये कंटेंट्स हैं, ठीक है, कंटेंट्स। इसमें पहली चीज जो आपको बताना है वेब एड्रेस, जहां पे आपके सेक्शन 92 के हिसाब से जो एनुअल रिटर्न्स है वो रखे हुए हैं, एनुअल रिटर्न्स की डिटेल है। तो एनुअल रिटर्न बनाते हैं अपन, उसकी डिटेल यहाँ पे पहले पूरी पब्लिश करना पड़ता था, बट आप अभी सिर्फ उसकी लिंक दे दें तो चलता है। तो आप लिंक प्रोवाइड कर दो कि आपको अगर एनुअल रिटर्न्स देखना है तो ये लिंक पे क्लिक करो। फिर नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, सिर्फ बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना पड़ता है, कोई काम का नहीं। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आगे देखेंगे, अभी काम का नहीं है, बट आगे हम इसके कंटेंट्स क्या है ये देखेंगे। सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी थी ये डायरेक्टर्स की थी, तो ये डायरेक्टर्स को लिख के देते हैं बोर्ड रिपोर्ट में। फिर ये जो है ये हम आगे देखेंगे, ये भी काम का है, सीए, ये बीच में लाया गया अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा एक नया क्लॉज लाया गया। दो प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं, मैं आपको जब फ्रॉड पढ़ेंगे ऑडिटर में तब देखेंगे। तो दो प्रकार के फ्रॉड होते हैं, एक फ्रॉड होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, बड़े फ्रॉड, और जो छोटे फ्रॉड होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं जाती, वो सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में दिखते हैं आपको। सो ये जो छोटे फ्रॉड है वो यहां पे बताना पड़ता है आपको, सीए वाला जो क्लॉज है। सो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है, हाँ एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है जिसमें ऐसे फ्रॉड कवर होते हैं जिसमें वेयर बाय द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स, ऐसे वाले फ्रॉड जो अदर देन
रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो दो प्रकार के फ्रॉड होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं, दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होते हैं। वहां कहीं नहीं लिखा है ये कहां जाते हैं, तो ये यहां लिखा हुआ है कि ऐसे फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं बताना है आपको, वो फ्रॉड इसमें आपको बताना पड़ता है। सो ऑडिटर बता देता है फ्रॉड मिला है वगैरह, तो या कई बार बोर्ड को खुद को पता लगता है हमारे इसमें फ्रॉड हो गया था, किसी एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, तो वो चीज को डिस्क्लोज कर देंगे इस रिपोर्ट में। ठीक है, देखेंगे अपन वो जब अपन ऑडिटर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ऑडिटर को जब फ्रॉड मिलते हैं तो कौन सा बड़ा फ्रॉड है, कौन से छोटे फ्रॉड है। ठीक है, फिर डी पॉइंट कोई खास काम का नहीं है, एक सेक्शन 149 है जो आपको अगले साल पढ़ना है। इसमें एक स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन सबसेक्शन अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। सो सेक्शन 149 ये डायरेक्टर्स से डील करता है। अगले साल आपको पढ़ना है, इस साल 148 पे खत्म हो जाएंगे अपन, अगले साल 149 से आपको शुरुआत करना है। सो 149 में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है। अब तो ये काफी ज्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस ला चुके हैं। अब एग्जाम होती है, वो एग्जाम जो क्लियर होता है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। बहुत सारे सीए लोग भी ये एग्जाम देते हैं। सो एग्जाम क्लियर होने के बाद ही हम किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, और हर कंपनी को ये जरूरी नहीं होता। सो जो बड़ी कंपनीज है उनको बोला गया है, क्योंकि क्या होता है डायरेक्टर्स कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें कंपनी का तो फायदा है बट बाकी लोगों का नुकसान होता है, एम्प्लॉयज का नुकसान है या सोसाइटी का नुकसान है। और इसीलिए अगर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति रहेगा मीटिंग में, सो वहां पे ये डर रहता है कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति बीच में कहीं कुछ मना ना करे या कहीं बता ना दे किसी को, और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ये कंपनी का इंटरनल व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, वो है डायरेक्टर बट वो इंटरनल नहीं होता, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होता। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। जैसे एक सीए हो गया, जैसे मैं हूं, मुझे समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, सो मैं उनके मीटिंग्स वगैरह में जाऊंगा, प्रॉपर एज डायरेक्टर ही रहूंगा, बट मैं उनका इंटरनल व्यक्ति नहीं हूं। अब इससे क्या होगा ना, तो ये मुकू वगैरह को थोड़ा डर रहेगा कि यार हमने डिसीजन लिए और शर्मा जी ने अगेंस्ट कुछ बता दिए तो। सो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट रहना जरूरी होता है, तो उसको वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि अगेन वो डिपेंडेंट रहेगा तो फिर वो कंपनी के तरफ से ही काम करेगा, इसलिए इंडिपेंडेंस होना जरूरी होता है। फिर ये ई वाला पॉइंट भी अगले साल आप पढ़ोगे। इन केस ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 178, ये रेम्यूनरेशन से डील करते हैं। सो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेम्यूनरेशन होते हैं उनके। इवन इनको एक मीटिंग अटेंड करने को भी पैसा मिलता है, सिटिंग फीस बोलते हैं उसको अपन, कि वो सिर्फ जाते हैं और जाके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसका भी पैसा मिल जाएगा। सो ये सब पैसे के ऊपर एक लिमिट लगाई जाती है। ये भी हर कंपनी को नहीं लगता, जो बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह को ये फर्क नहीं पड़ता है, छोटी मोटी कंपनीज है, सो वो उनको ये सेक्शन नहीं लगता। बट बड़ी कंपनीज में लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम इतना रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को बांट सकते हैं, 2% वगैरह, इस प्रकार से अलग अलग लिमिट्स हैं। सो उससे ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए, तो वो चीज के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है। सो in case of companies covered under 178, companies policy on directors appointment and remuneration, including criteria for determining the qualifications, positive attributes, independence of directors and other matters provided under subsection 3 of section 178। तो 178 में ही बताया हुआ है कि रेम्यूनरेशन तो है ही, बट बाकी भी पॉइंट्स उसमें बताए हैं कि कौन व्यक्ति डायरेक्टर रहेगा, उसको कितने कौन कौन से चार्जेस मिलेंगे, कौन कौन से पैसा मिलेगा उसको, तो ये सब उसमें बताया होता है। तो उसके बारे में यहाँ क्लैरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो 178 में इसका भी लिमिट्स है, ये आपको अगले साल अगेन पढ़ना है। फिर ये हमारे काम का है, एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन। सो जो भी क्वालिफिकेशन हम देते हैं रिपोर्ट में, हम यानी ऑडिटर, सो जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सो वो क्वालिफिकेशन अगर देता है, क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है पता है आपको? रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन अगर है तो रिपोर्ट क्वालिफिकेशन यानी देखो क्वालिफाइड, ये ऑडिट में ना कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि हमको लगता है क्वालिफाइड रिपोर्ट है दैट मींस बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बट ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड यानी खराब रिपोर्ट है, कुछ तो भी गड़बड़ है। सो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कंडीशन। आपको फाउंडेशन याद होगा, बहुत जगह ये वर्ड आता है क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना, तो अनक्वालिफाइड यानी अनकंडीशनल। अगर क्वालिफाइड है दैट मींस कंडीशनल है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्लीन रिपोर्ट नहीं होती, जब उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन।
ठीक है, जैसे कि बाकी सब सही है लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफिकेशन। एक छोटा सा पॉइंट में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो क्वालिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन ध्यान रखो, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्लीन रिपोर्ट, क्योंकि हमारे मन में क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड रिपोर्ट बोले तो हमको लगता है कि अच्छी रिपोर्ट होगी, क्योंकि बोलते हैं ना क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा लगता है। सो नहीं, क्वालिफिकेशन यानी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, सो ऑडिट में ऐसी बहुत सारी चीज आती है। अब आप ऑडिट में जाओगे, यहां पे भी हम देखेंगे थोड़ा, पर वहां बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमको समझती नहीं। एक आता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब ही नहीं समझता। सो इनहेरेंट यानी जिसको आप हटा ही नहीं सकते, ऐसे लिमिटेशंस। जैसे ऑडिट में कुछ चीजें रहेगी कि कोई ना कोई आके काढ़े कर सकता है, अकाउंटेंट तो कुछ ना कुछ एंट्री में गड़बड़ कर ही सकता है, इट इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। आप उसको ज्यादा से ज्यादा नजर रख सकते हैं बट एकदम उसको हटा नहीं सकते, कुछ ना कुछ फ्रॉड होने के चांस रहते ही हैं, इसको इनहेरेंट लिमिटेशन बोलते हैं। तो इनहेरेंट यानी जिसको हटा नहीं सकते आप। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको उधर देखने को मिलेंगे ऑडिट में। सो वर्ड्स को पहले समझना, उसके बाद पढ़ना तो ज्यादा आसान जाएगी चीजें। वैसे यहां क्वालिफिकेशन मींस विच इज नॉट क्लीन, जब थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है, कंडीशनल है, जब बाकी तो सही है बट कहीं छोटा मोटा गड़बड़ है, उसको हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं। सो अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दिया है या रिजर्वेशन दिया है, रिजर्व कर दिया कि मैं ये पॉइंट चेक नहीं कर पाया, सो जैसे मैं चेक कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, बट एक पर्टिकुलर रजिस्टर मंगाया बट वो लाके ही नहीं दिए मुझे, तो मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा, या पूरी डिटेल्स ही नहीं है कंपनी के पास, तो उसको मैं रिजर्व कर देता हूं कि आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग। सो रिजर्व कर दिया मैं कि मैं इस पे कमेंट नहीं कर सक रहा। वैसे एडवर्स रिमार्क, एडवर्स यानी जब सीधा सीधा मना ही कर देते अपन। सो एडवर्स यानी मैंने बोल दिया कि यहां गलत है, पूरा ही गलती है, सो वो एडवर्स रिमार्क हो गया। और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर यानी जब मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर पाया, मेरे को पूरे प्रॉपर बुक से नहीं मिले तो मैंने कुछ भी रिपोर्ट में कमेंट नहीं कर पाया, तो मैं डिस्क्लेम कर देता हूं कि मैं ये प्रॉपर है या नहीं ये नहीं बता सकता। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर। अगर किसी ऑडिटर ने सीए हो या सीएस हो, सेक्रेटरियल ऑडिट हो, उसमें भी अगर ऐसे कोई कमेंट है तो इसके ऊपर फिर रिपोर्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर कमेंट या एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय बोर्ड on qualifications, reservations, adverse remark or disclaimer made by the auditor or company secretary in practice in secretarial audit। तो एक secretarial audit report होती है, उसमें अगर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ने बोला है कि यहां पे गड़बड़ है, तो बोर्ड उस पर कमेंट करेगा कि ये गड़बड़ क्यों थी, ये हम क्यों नहीं कर पाए, या हम ये बुक्स क्यों नहीं दिखा पा रहे। सो जितने भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, गलतियां होती है, इसके ऊपर कमेंट करते हैं बोर्ड। ठीक है, सो वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये गलती क्यों हुई थी। फिर ये कोई काम का नहीं है, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटीज, इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 186, ये आप अगले साल देखोगे अगेन 186, 188 जो है ये रिलेटेड पार्टी से डील करता है, ये भी कोई काम का नहीं है आपके। सो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड पार्टी के साथ कौन कौन से हैं ये अगले साल पढ़ना है। फिर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो अफेयर्स मींस जो भी कारोबार है तो वो कैसे क्या है, किस पोजीशन पे, वो वाले अफेयर नहीं, तो अफेयर यानी जो कारोबार है तो वो कहां पे है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये 2 पॉइंट आ सकते हैं कभी। आपका प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट के 2 हिस्से किए जाते हैं, एक डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है, दूसरा रिटेन किया जाता है एज अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स में डाल देते हैं उसको अपन। सो कितना अमाउंट आपने रिजर्व्स में डाला और कितना अमाउंट डिविडेंड के रूप से बांटा, ये चीज भी बोर्ड रिपोर्ट में बताई जाती है। ठीक है, सो एनी अमाउंट इफ इट इज प्रपोज टू बी कैरिड टू रिजर्व और अमाउंट विच इज रिकमेंडेड टू बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। सो ये 2 चीज बोर्ड रिपोर्ट में बताई जाती है। रिकमेंडेड इसीलिए क्योंकि एजीएम के पहले बनती है रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी रिकमेंड कर रहे हैं, बाद में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा एजीएम में। ठीक है, सो अभी ये लोग लिख रहे हैं कि हम इतना डिविडेंड प्रपोज करें, हमने इतना रिकमेंड किया है। ठीक है, बाद में मीटिंग होगी, मीटिंग में रिपोर्ट रखी जाएगी, सब चीज रखी जाएगी और मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, एक साल खत्म हो गया, समझो ये हमारा ईयर था 2022-2023, इसके बाद अब एजीएम होगी सितंबर में, कहीं सितंबर 23 में समझो कहीं एजीएम होने वाली है। अब यहां एजीएम होने के पहले कई बार क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मटेरियल चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। जैसे समझो हमने कोई पर्टिकुलर चीज बताई थी इस पर्टिकुलर पीरियड में और वो चीज यहां पे बदल गई, एक पर्टिकुलर यूनिट हमारी अच्छे से चल रही थी बट किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, लीगल एक्शन लिया और फिर वो यूनिट को हमको बंद करना पड़ा ड्यूरिंग दिस पीरियड।
यहां कहीं बंद करना पड़ा। अल्टीमेटली ये यूनिट उस टाइम तो थी जिस टाइम की आपकी रिपोर्ट है, पर फिर भी ये एक सब्सटेंशियल मैटर है जिसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। बट इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पीरियड का बनेगा, तो इसको भी आप डिस्क्लोज करते हैं इन बोर्ड रिपोर्ट। एनी मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। जैसे कोई यूनिट अगर बंद हो गई, वो भी इसमें कवर होता है। विच हैव ऑकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एंड अप टू द डेट ऑफ द रिपोर्ट, और जब तक कि आपकी बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनी तब तक। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट जस्ट एजीएम के कुछ टाइम पहले बनेगी और इसको सेंड किया जाएगा, 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है। सो उस पीरियड तक जो भी चेंजेस हुए वो आपको बताना पड़ता है इसमें। फिर ये पहले इसमें भी बहुत डीप में बताया था आपको, अब कोई काम का नहीं है। इसमें पहले ये पूरे पॉइंट को पूरा एलोबरेट किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, और उसमें फिर लिखा हुआ रहता था कि आपका कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, आप कितना कार्बन एमिशन करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। सो अब अच्छा हो गया, ये हटा दिया, कोई काम का नहीं था, एक पेज यही भरा रहता था एम वाला पॉइंट। तो एम वाले पॉइंट में ऐसे बहुत सारी चीज आती, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स एंड आउटगो। तो ये तीनों के ऊपर काफी डीप में रिपोर्ट जाती है। फिर एक सेकेंड, हाँ, फिर अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर कंपनी for including the identification of element of risk. So कहां रिस्क है, कौन कौन सी चीज का, if any, which in the opinion of board may threaten the existence of company. जैसे समझो हम प्लास्टिक बनाते हैं और प्लास्टिक पे बैन लग रहा है, ऐसे कोई चीज, तो वो चीजों को भी यहाँ पे बताना पड़ता है कि रिस्क क्या क्या है। सो अभी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, EISSM, उसमें आप ये सब पढ़ोगे कि रिस्क क्या होता है, थ्रेट क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, तो एक स्वॉट एनालिसिस होता है। सो वो आप पढ़ो, पता है आपको? अच्छा, तो उसमें आएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, तो उसमें ये सब रिस्क वगैरह भी रहता है पूरा। सो वो सब इसमें आपको बताना पड़ता है। फिर ये मैंने आपको बताया था, एक CSR जब पढ़ रहे थे, ओ पॉइंट बताया था कि CSR कमिटी जो बनाती है पॉलिसी वगैरह, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, उसकी एक समरी होती है इन दी बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, सो ओ पॉइंट में ये बताया होता है, डिटेल्स अबाउट दी पॉलिसी डेवलप्ड बाय दी एंड इंप्लीमेंटेड बाय दी कंपनी ऑन CSR इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और अगर कोई अमाउंट हमने नहीं यूज कर पाए तो उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन होता है कि हम ये क्यों यूज नहीं कर पाए। फिर हाँ, अगला पॉइंट P, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 25 करोड़ और मोर calculated at the end of the preceding financial year, पिछले साल, shall include in report of directors a statement indicating the manner in which the formal annual evaluation of the performance of its board, committees, individual director has been made. So directors ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये सब भी inform करना पड़ेगा, ये भी कोई काम का नहीं है। This clause shall not apply to a government company in case the directors are evaluated by ministry or department of central government. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता, या स्टेट गवर्नमेंट एज पर दी एवेल्यूशन मेथड। सो ये कोई खास काम का नहीं है। तो डायरेक्टर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी कमिटी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीजें बताई जाती है। क्यू भी कोई काम का नहीं है, तो बहुत लंबा पॉइंट है क्यू में, तो यहां तक कोई काम का नहीं है, एक बार बस रीड करते हैं अपन और इसको स्किप करेंगे अपन। सच अदर मैटर्स एज कंटेन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज रूल्स। तो इसमें फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, तो वही पैसा वगैरह कितना कमाया वगैरह ये सब रहेगा। चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस अगर हुआ है तो, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरल पर्सन हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई काम का नहीं। फिर अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ बोर्ड विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के काफी रूल्स बदले हैं आजकल, क्योंकि कई बार देखा गया था कि कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अपने किसी पहचान वाले को अपॉइंट कर देते थे, तो इसीलिए उससे रिलेटेड रूल्स बताए गए। और फिर ये भी बताया कि एक्सप्लेनेशन कि ये जो प्रोफिशिएंसी है या नहीं, इसके लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक एग्जाम रख दी गई है,
वो एग्जाम देने के बाद जो क्लियर होगा उसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। एमसीए, जहां तक के एमसीए का होता है मुझे ध्यान नहीं, एमसीए है या कोई और अथॉरिटी पता नहीं, जहां तक के एमसीए होगी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सेक्शन 150 के हिसाब से ये किया जाता है। असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं, कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट एमसीए का ही है या क्या है वो पता नहीं उतना मुझे। सो देते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे अपने भी जितने सीए कम्युनिटी वाले बहुत सारे लोग ये भी देते हैं। एक अपने चेयरमैन है नागपुर ब्रांच के, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एग्जाम उन्होंने भी क्लियर की है, सो वो भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सो करते हैं ये। हाँ नहीं, मैंने नहीं किया, टाइम नहीं मिलता यार। ठीक है, हाँ पहले पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्या रहता है उसमें क्या नहीं रहता वो सब भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। सो खैर यही रहता होगा सब कंपनी लॉ के बारे में, और क्या रहेगा। हाँ, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, प्रोफिशिएंसी मीन्स प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज असर्टेन्ड फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 150। तो 150 के हिसाब से वो टेस्ट होती है, और ये मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह ये सब उसी में बताया 150 में। फिर नेम्स ऑफ द कंपनीज विच हैव बिकम और सीज टू बी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स, ये भी कोई काम का नहीं है। फिर डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, कोई काम का नहीं, डिपॉजिट एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, रिमेन अनपेड, फिर डिफॉल्ट हुआ है तो वो, फिर एट द बिगिनिंग क्या था, मैक्सिमम कितना रहा ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड कितना था, तो ये सब रहता है। फिर डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विच आर नॉट इन कंप्लायंस विद चैप्टर 5, जो डिपॉजिट के रूल्स फॉलो किए बिना आपने एक्सेप्ट कर लिए थे, कोई काम का नहीं। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास बाय रेगुलेटर्स, हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया है किसी कोर्ट ने, रेगुलेटर ने या ट्रिब्यूनल ने। रेगुलेटर मीन सेबी वगैरह टाइप जो होते हैं, इनको रेगुलेटर्स बोलते हैं, जो रेगुलेट करते हैं। आरबीआई इज अ रेगुलेटर, सेबी इज अ रेगुलेटर। ठीक है, तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई हमारे ऊपर डिसीजन लिया है तो वो। फिर डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपरली काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अकाउंट्स बनाए और उसको कोई ऑल्टर कर दे रहा है, या प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सेफगार्ड करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, तो प्रॉपर कैमरा वगैरह लगाया होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिस्टम ही उठा के ले गए, तो वो सब, हाँ ये सब भी रहता है, तो सिस्टम के भी प्रॉपर सेफगार्ड होना चाहिए। तो ऐसे सब रूल्स हैं, ये भी अभी फिलहाल अपने कोई काम के नहीं है। फिर कॉस्ट ऑडिट में अगर कवर होते हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रॉपरली जो मेंटेन किए हैं उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। और आखिरी है, महिलाओं के खिलाफ कुछ अगर हैरेसमेंट वगैरह टाइप की कोई चीजें हो रही है तो ये सब चीजों को इसमें बताया जाता है। फिर प्रोवाइडेड एट वर डिस्क्लोजर्स रेफर्ड टू इन, अब ये अमेंड किया हुआ है, वैसे कोई काम का नहीं है। ये प्रोविजन सिर्फ ये बोलता है कभी कभी बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो रिपीट होती है, बोर्ड रिपोर्ट में भी आती है, जैसे एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न अलग से भी जा रहा है, बोर्ड रिपोर्ट में फिर से इट विल बिकम अ पार्ट। तो इसीलिए ये बोला है कि आपको फिर से उसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उसका एक रेफरेंस दे दें, लिंक दे दें, तो दैट विल बी सफिशिएंट। सो ये पिछले बार अमेंड किया गया काफी कुछ, ताकि रिपीटेशंस कम हो जाए। प्रोवाइडेड दैट वेयर डिस्क्लोजर्स रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सच डिस्क्लोजर शैल बी ओनली रेफर्ड टू, तो सिर्फ रेफर कर देना है कि ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई है, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपीटेड इन दी बोर्ड्स रिपोर्ट, तो रिपीट नहीं करना है। प्रोवाइडेड फर्दर क्लॉज ई एंड ओ में जो बताया गया है, इसके लिए भी आपको वेबसाइट पे अगर लिखा हुआ है तो आप उसका सिर्फ लिंक दे दो। ओ तो अपना यही है जो सीएसआर वाला था, सीएसआर कमिटी वगैरह, और ई में मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर होते हैं। हाँ, रेम्यूनरेशन वाला जो है, तो रेम्यूनरेशन वाला पार्ट, तो इसका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की सिर्फ आप लिंक दे दो, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो ओ वाला ऑलरेडी देखा ही हमने। तो सीएसआर का भी जो है, इसकी भी आप वेबसाइट पे अपना पोस्ट करते ही हो, तो उसका आप सिर्फ अगर सफिशिएंट कंप्लायंस होगा, अगर आप सेलिएंट फीचर्स यहां बता देते हैं ब्रीफ में, और उसका सिर्फ वेब एड्रेस यहां पे लिख देते हैं कि कहां पे आपको कंप्लीट पॉलिसी देखने को मिलेगी, तो फिर से ये ओ वाला पॉइंट पूरा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एन एवरेज बोर्ड रिपोर्ट, तो शॉर्ट फॉर्म फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। सो ओपीसी और स्मॉल कंपनी को इतना सारा नहीं बताना पड़ता। बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी,
So in case of OPC, the report of directors to be attached with financial statement shall mean report containing the explanation or comments given by board on every qualification, reservation, adverse remark or disclaimer made by auditor in his report. तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशंस है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, बाकी चीजें उनको नहीं बताना है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कम है, ऑडिट में ज्यादा है। ऑडिट में आपको ऑडिट वाले सर रटा देंगे, एकदम रट जाएगा आपको ये पूरा 6 के 6 पॉइंट। सो ये 6 पॉइंट वहां पे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सीधा सीधा ऐसा पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे आपको अब अकाउंट्स का नॉलेज काम आएगा। अकाउंट्स के जो बेसिक अजम्पशंस है वो सब होने चाहिए। बेसिकली डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, बुक्स एंड पेपर्स बन रहे हैं, ये बनाने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। सो ये इसमें लिखा होता है, डायरेक्टर्स बोलते हैं कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनाते वक्त हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो किए, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए, एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रॉपरली फॉलो हुआ है, प्रूडेंस फॉलो हुआ है, तो ये सब चीजें बताई जाती है। सो यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट्स में पढ़े थे वो सब यहाँ पे काम है। अकाउंट्स में जो थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी था ना शुरुआत में, सो अकाउंट्स में थ्योरी होता है, शर्मा सर बोलते हैं आपको ये आपका थ्योरी में दिया है, थ्योरी पढ़ना चाहिए, अपन नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए, उसमें लिखा है ये सब। सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ये सब होता है। शैल स्टेट दैट, पहली चीज कि एनुअल अकाउंट्स बनाना, प्रिपरेशन, इसमें एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे प्रॉपरली फॉलो हुए हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम ऑडिटर है, हमको सिर्फ ये चेक करना है फॉलो हुआ या नहीं हुआ। जिम्मेदारी किसकी है? तो डायरेक्टर्स की। सो डायरेक्टर्स बोलेंगे कि इन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी लग रहे हैं, एएस या इंड एएस, हैड बीन फॉलोड अलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू मटेरियल डिपार्चर्स। ठीक है, फिर सेकेंड, सो पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, दूसरा है डायरेक्टर्स हैड सिलेक्टेड द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली सिलेक्ट किए हैं एंड अप्लाइड देम कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी एक और आपका एक बेसिक अजम्पशन होता है, अकाउंटिंग अजम्पशन। सो कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए कि आपने पिछले साल अलग किया था, इस साल अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पिछले साल एसएलएम बेसिस पे आपने डिप्रिसिएशन लिया, फिर बदल लिए, फिर डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं, फिर एसएलएम ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सो वही चीज है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है ये प्रॉपरली सिलेक्ट किया एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई किया एंड मेड द जजमेंट एंड एस्टिमेट्स दैट आर रीजनेबल, प्रूडेंट। सो जजमेंट और एस्टिमेट जो होते हैं ये रीजनेबल होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, सो एज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, so as to give true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and profit and loss account for that period. So in simple terms, जो भी अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी है वो ये लोग खुद ले लेते हैं। सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में यही लिखा रहता है कि हम इसके लिए जिम्मेदार है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अप्लाई करने के लिए, जो भी जजमेंट्स है, एस्टिमेट्स हैं, जैसे अब कोई मशीन खरीदे तो वो कितने साल चलेगी, एक एस्टिमेट लिया जाएगा उसका। सो एस्टिमेट है, जजमेंट्स है, डेटर्स वगैरह का कितना साइकिल है, उसको जो आप पर्टिकुलर उधारी कितने टाइम के लिए देते हैं, तो ये सब चीजें जो हमने पॉलिसीज डिसाइड किए हैं ये सब एकदम सही है और ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, दीज आर रीजनेबल। ठीक है, तो क्योंकि आपका अकाउंट्स बहुत सारा जजमेंट पे काम करता है, एस्टिमेट पे भी काम करता है। ठीक है, तो अंदाज लगा के हम बहुत सारे प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। सो ये सब जो है ये सब प्रॉपर किए गए, ये माना जाएगा, तो ये इन लोग लिख के देते हैं। फिर डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर बनाए गए हैं एंड फॉर सेफगार्डिंग द एसेट। सो एसेट्स वगैरह भी प्रॉपरली सेफगार्ड होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर ही उठा के गायब हो गया, कोई चोरी वोरी हो गया, तो ये सब चीजें भी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सो सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। सो वैसे फ्रॉड डिटेक्ट करना भी एक ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। तो आप जब ऑडिट पढ़ोगे तो आप उसमें एक रूल पढ़ोगे कि ऑडिटर जो होता है ही इज अ वॉच डॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ऐसा बोला जाता है। तो वो एक नजर रखने वाला व्यक्ति है, वो एकदम
एकदम मारपीट करने वाले नहीं है अपन की जाके सब एकदम निकालेंगे, चलो ये भी बताओ वो भी बताओ। सो अपन एक रीजनेबल लेवल तक के काम करते हैं। सो वैसे यहां पे भी फ्रॉड नहीं होगा ऐसा तो ये बोल नहीं सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर भी वो ट्राई करेंगे फ्रॉड ना हो पाए। तो उससे रिलेटेड वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी होना चाहिए, इन एसेट्स की सिक्योरिटी होना चाहिए, जिससे फ्रॉड प्रिवेंट हो सके, और अगर प्रिवेंट नहीं हुआ तो एटलीस्ट डिटेक्ट तो हो सके। तो ये जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, ठीक है। एंड अदर इरेगुलरिटीज, फिर डायरेक्टर्स ने गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स बनाए हैं। ये भी एक बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन होता है आपका कि गोइंग कंसर्न है, हम आगे चलते रहेंगे ऐसा हम मानते हैं। डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी बनाना पड़ता है। सो फाइनेंशियल कंट्रोल सिर्फ बनाना जरूरी नहीं होता, ये प्रॉपरली अप्लाई भी होना चाहिए। तो हमने कंट्रोल्स बना लिए, दोस कंट्रोल शुड बी इन प्लेस एंड आर प्रॉपरली एप्लीकेबल। सो ऐसा नहीं होना चाहिए हमने कैमरा लगा दिया, कैमरा तो बंद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वर्ड यूज किया है, बट फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स इवन ये कैमरा वगैरह लगाना, नजर रखना, ये सब भी इसमें कवर होगा, ठीक है। सो ये डिफाइन किया है आगे, तो देखेंगे अपन, रटने की जरूरत नहीं है वैसे। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन्होंने प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बनाए हैं टू बी फॉलोड बाय कंपनी, एंड ये जो कंट्रोल्स है ये एडिक्वेट है एंड ये प्रॉपरली ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, adherence इन्हें follow करना, company's policies, safeguarding of assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness in accounting records, and timely preparation of reliable informations. और आखिरी है, आपने पूरे कानून फॉलो किए हैं, ये लिखा जाता है कि डायरेक्टर्स हैड डिवाइस प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, ठीक है, एंड दैट सिस्टम्स वर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट तो है, बट एकदम वर्ड टू वर्ड रटने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको भी अपने शब्दों में लिखे तो चलेगा। वैसे आपको ऑडिट में ऑडिट वाले सर रटा देंगे, उसमें गिनती की चीजें होती है, उसमें ऑडिट में है ही नहीं कुछ, ऑडिट को ऐसा उठाया ऐसा किया खत्म हो जाता है। लेकिन डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि जितना आसान होती है चीज उतना डिफिकल्ट होता है, उतना लिखना मुश्किल होता है, ऑडिट मुश्किल होता है। हाँ, ऑडिट एक मुश्किल सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि ऑडिट में आपको समझ जाती है चीजें लेकिन लिखना मुश्किल होता है। आपको ऐसा पूछेगा कि आप स्कूल का ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या चेक करोगे, तो दिमाग ही नहीं चलता। स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो ज्यादा अच्छा होता है। सो अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछा तो नहीं जमता। मैं आपको पूछूंगा आपके बारे में बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बताऊं। मैं बोलूंगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ, आप दाड़ बता दोगे। सो स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है, बट ऑडिट में दिक्कत होती है, जनरल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो उसमें गिनती की टेक्निकल चीजें एक ऐसी चीजें रहेगी, एक ऑडिट वाला जो चैप्टर हम अगले इसमें पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में चालू करेंगे, वो वैसा का वैसा पूरा वहां पे है। और यहाँ पे भी आपको 16 से 20 मार्क का आता है, और वहां पे भी 16 से 20 मार्क का आता है। वैसे इतना आना नहीं चाहिए, बट मैंने पिछले जितने भी देखा हो तो उसमें 16 मार्क का तो आता ही है। एक क्वेश्चन सीधा 4 4 4 ऐसे 12 मार्क आ जाते हैं, और एक कहीं छोटा मोटा 3-4 मार्क का ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो 16 मार्क का आता है जनरली, ठीक है। पिछले बार थोड़ा कम आया था, बट उसके पहले 3 साल डायरेक्ट 16 मार्क का तो आया ही है। सो ऑडिट वाला चैप्टर तो आता है, अच्छी बात है। और वहां पे भी आएगा, वहां तो आएगा ही, वहां 100% आएगा। और यहाँ पे गिनती की चीजें क्या क्या आएगा वो भी देख लेंगे अपन। सो 3 ही सेक्शन है वहां पे पूछने वाले, एक रहेगा 139, एक 141। वैसे 140 इस बार के आरटीपी में था, वो भी आ सकता है, बाकी नहीं तो 139, 141 और 144, ये 3 सेक्शन पे ज्यादा पूछा जाता है। देखेंगे अपन, टाइम है अभी, अगली क्लास में देखेंगे। तो ये जो है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, बेसिकली इसमें आपको यही बताना है हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, हमने बुक्स प्रॉपरली बनाए हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपरली काम कर रहे हैं, फिर एस्टिमेट्स प्रॉपर है, जजमेंट्स प्रॉपर है, फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन माना गया है, कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है। तो ये सब चीजें आपको बताना पड़ता है। सो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसके बेसिस पे बच सकते हैं, हम बोल सकते हैं अरे ये तो इनकी जिम्मेदारी थी, तो ऑडिटर के लिए प्रोटेक्शन हो जाता है। सो ये डायरेक्टर्स लिख के देते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है।
सो इट इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ये बोर्ड रिपोर्ट में होता है। तो देखो यहां लिखा है ना, बोर्ड रिपोर्ट में इट शुड इंक्लूड अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सी वाले पॉइंट में। सो ये लिखते हैं इन लोग कि ये हमारी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो सी वाले पॉइंट में दिया है। फिर साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जैसे हमने साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा अभी शुरुआत में, वैसे ही यहां पे दिया है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सो बोर्ड्स रिपोर्ट एंड एनेक्शर्स shall be signed by chairperson of the company if he is authorized by board and where he is not authorized by at least 2 directors, ठीक है, जिसमें से एक का एमडी होना जरूरी है। तो ऐसा है। कॉन्ट्रावेंशन कोई काम का नहीं, कंपनी को 3 लाख बोला है, ऑफिसर को 50,000, कोई खास काम का नहीं। सो ये वाले सेक्शन में आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है, एक तो 134 का 5, और बाकी छोटे मोटे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको सीएसआर के बारे में बताना होता है, ये एक्सप्लेनेशन वाला एक काम का रहेगा और सीए वाला एक काम का रहेगा, ठीक है। सीए जिसमें आपको फ्रॉड बताना है, ऐसे फ्रॉड विच आर नॉट रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बस खत्म। इसके बाद 135 ये पढ़ चुके अपन ने। इसमें तो मैंने बता ही दिया था पढ़ाते पढ़ाते क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था वैसे एकदम डेफिनेशंस पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें यह ध्यान रखना कि कोविड को इंक्लूड किया है सिर्फ ये 3 साल के लिए। कोविड से रिलेटेड आप वैक्सीनेशन वगैरह बनाते हैं तो वैसे नॉर्मल बिजनेस नहीं चलता, ये पढ़े थे हमने। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, दवाइयां बनाते हैं, तो आप कोविड की दवाई बनाओगे तो ये सीएसआर में कवर होगा। लेकिन आपको कोलैबोरेशन में करना है, अकेले नहीं करोगे, एक सरकार की अथॉरिटी के साथ मिलके, जैसे आयुष मंत्रालय वगैरह हो गए, ऐसी कोई अथॉरिटी के साथ मिलके ये करोगे, ठीक है। फिर भारत के बाहर नहीं चलता, भारत के बाहर सिर्फ एक चीज चलती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अगर स्टेट या नेशनल लेवल की कोई स्पोर्ट्स चीज के लिए जा रहे हैं बाहर, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह का आप खर्चा उठा रहे हैं या उनको कोई ट्रेनर्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं तो उनकी सैलरी आप दे रहे हैं, तो ये सब चीजें चलेगी, ठीक है। फिर क्या नहीं चलता, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन और एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं चलता, एम्प्लॉयज को आप जो बेनिफिट दे रहे हैं वो। स्पॉन्सरशिप नहीं चलेगी, आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। फिर और कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं चलेगा, जैसे आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दिए और बोल रहे सीएसआर हुआ, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है आपको, ये 1, 2 ये जितने पॉइंट्स है। बाकी सीएसआर ध्यान नहीं रखना, बट व्हाट शैल नॉट बी सीएसआर ये ध्यान रखना है। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये 6 पॉइंट्स आपके सीएसआर में नहीं कवर होते हैं, ठीक है, यहां तक के। फिर सीएसआर कमिटी कोई काम की नहीं थी, ये बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कोई काम का नहीं। नेट प्रॉफिट देखे थे हमने, ये काम का है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो एज पर सेक्शन 198 कैलकुलेट हो गए, ये बताया था मैंने। बट इसमें से 2 चीजें हटाई जाएगी। एक, जो ऐसे इनकम है जो फॉरेन के ब्रांचेस से आ रही है या फॉरेन की सब्सिडरीज से आ रही है। सो फॉरेन ब्रांचेस वेदर ऑपरेटेड एज सेम यूनिट और अलग कंपनी बना के भी किए तो भी वो हटाया जाएगा। और डिविडेंड, ऐसी कंपनी का जिनने खुद सीएसआर कर चुके हैं, याद है क्या मैंने बताया था। टाटाज है, उन्होंने डिविडेंड बांटा, सीएसआर कर दिया था, फिर डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड हमारी कंपनी को मिला, तो उसको हम हटा देंगे, वो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये लिखा है, ये सब अपन ने कल किए थे कहीं तो भी, ये बनाए थे अपन ने। प्रॉफिट से इन्हें क्या रहेंगे, तो ये रहेगा, ठीक है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखे थे हमने। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन्हें जो 4 साल के लिए चलता है, तो जिस साल आप फंसे इसमें सीएसआर में, उसके बाद का ये पहला साल और उसके बाद 3 साल, सो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और अदर्स में एक ही साल का जो प्रोजेक्ट होता है उसको अदर्स बोलते हैं। तो ये साल आपने टर्नओवर एक्सीड किया, ये साल आपको सीएसआर फॉलो करना है। अगर नहीं किया तो 6 महीने में पैसा जमा कर दो, यहां पे भी नहीं किया तो 30 दिन में आगे पैसा जमा कर दो, ठीक है। ये पढ़े थे हमने। फिर तो ये काम का है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सी कंपनीज को सीएसआर फॉलो करना है, 1505 ये याद रखना था हमको। फिर टर्नओवर ये रिपीट हो रहा है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ब्रांच वगैरह का। नेटवर्थ कोई काम का नहीं है, वैसे मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप जो शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स, इनको जोड़ के नेटवर्थ निकालेंगे। फिर अगर कोई कंपनी को इसके बाहर जाना है तो कंटिन्यूअसली अगर 3 साल वो बाहर जाती है तो वो सीएसआर के बाहर हो जाएगी, ये देखे थे।
फिर सीएसआर कमिटी में कौन कौन रहेगा ये देखे थे हमने, 3 डायरेक्टर्स रहेंगे ये कमिटी, तो ये भी पूछ सकते हैं कभी। तो कमिटी में 3 डायरेक्टर रहेंगे जिसमें से एक का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है तो विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कर सकते हैं, ये देखा था हमने। फिर अगर आपकी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, तो 2 डायरेक्टर से भी आप कमिटी बना सकते हैं। फॉरेन कंपनी के केस में एक व्यक्ति वो रहेगा जो 380 में अपॉइंट किया जाता है और दूसरा एक एडिशनल व्यक्ति को आप नॉमिनेट करोगे, ये देखा था। फिर ड्यूटीज ऑफ कमिटी ये बताया था मैंने, फॉर्मुलेट द प्लान, रिकमेंड द प्लान एंड मॉनिटर द प्लान। फिर शेड्यूल 6 वाली होना चाहिए, सॉरी शेड्यूल 7 वाली होना चाहिए, ये बताया था कैसे क्या एग्जीक्यूट होगा। ये कोई काम का नहीं है वैसे, तो ये कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। ये ड्यूटीज ऑफ बोर्ड कोई काम का नहीं था, बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, लिखा था, ये बताया था मैंने आपको। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन काम का था, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। और फिर उसको आपको लोकल एरिया को प्रेफरेंस देना चाहिए, ये देखे थे हमने। फिर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में आपको पैसा जमा करना है, पहले तो एक अलग अकाउंट में, अनस्पेंड सीएसआर फंड अकाउंट में, फिर आपको वहां से यूज करना है 3 साल तक के, 3 साल में आपको वो खत्म कर देना है। अगर नहीं हुआ तो आगे के 30 दिन में इसको आपको जमा कर देना है इन एनी शेड्यूल 7 फंड्स, कोई भी फंड में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 6 महीने का टाइम है, साल खत्म हुआ, 6 महीने के अंदर आप ये पैसे को जमा कर दो इन शेड्यूल 7 फंड्स। तो ये काम का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेंड किया तो वो भी अब बदल दिया, ये तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, काम का है बट रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके। फिर सीएसआर एक्सपेंडिचर जो है, ये अगर एक्सेस किया आपने तो इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू 3 इयर्स, ठीक है, ये काम का है। ये 5% भी काम का है वैसे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ये कैपिटल एसेट वाला नया है वो, इसीलिए काम का है, ठीक है। कैपिटल एसेट अगर आपने बनाया है तो इट शुड बी इन द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी, उसके नाम से बनाना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से खुद के नाम से बना लिया, या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह उनके नाम से, या कोई सरकार की अथॉरिटी के नाम से, पब्लिक अथॉरिटी, अगर आपने पहले कोई बना के रखा है एसेट अपने नाम से लेकिन सीएसआर के लिए था, तो उसको 180 दिन के अंदर आपको ट्रांसफर करना है टू एनी सेक्शन 8 या ट्रस्ट वगैरह बना के उसमें ट्रांसफर कर दो। और उस ट्रस्ट को एक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखे थे हमने। और 180 डेज में नहीं किया तो एक्स्ट्रा 90 डेज का भी प्रावधान था। बाकी पेनल प्रोविजंस ये कोई खास काम के नहीं है, बट ये कब लगते हैं ये बताया था मैंने। पेनल प्रोविजंस तब लगते हैं जब ये ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपने सीएसआर नहीं किया उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन आपने सीएसआर नहीं किया तो पैसा जमा कर दो, नहीं करोगे तो पेनल्टी है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। और ये भी नया था इसीलिए ये काम का है कि अगर आपका टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड ये 50 लाख के अंदर है तो आपको सीएसआर कमिटी बनाने की आवश्यकता नहीं। सो यही काम होगा, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, हाँ, अमाउंट टू बी स्पेंड, कितना आपको खर्चा करना है, वो जो 3% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट निकला वो अगर 50 लाख के अंदर है तो कमिटी बनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हाँ 3 बोला क्या, 2%, 3 साल 2%, ठीक है, होती है कभी कभी गलती। बस ये नया था, बट ये बहुत काम का नहीं लगता मुझे। पर ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको या तो सेल्फ खुद की कंपनी बना के कर सकते, गवर्नमेंट की या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, या प्राइवेट के थ्रू भी जा सकते, बट प्राइवेट का 3 साल का एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ हर जगह 3 साल की लिमिट है, आप जो भी देखोगे सब जगह 3 साल दिखेगा आपको, ठीक है। और ये सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर का नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। बाकी आप अकेले भी कर सकते, कोलैबोरेशन में भी कर सकते हैं। मैंने बताया था रतन टाटा जी मुझे बोलते हैं शर्मा जी चलो मिलके अपन सीएसआर करते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग, बट उसके बाद भी हमको रिपोर्ट अलग अलग बनाना पड़ेगा। सो सीएसआर रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट में होती है, ये देखे थे, कोई काम का नहीं है। फिर फॉरेन कंपनी के केस में भी सीएसआर रिपोर्ट बनेगी, उनकी बोर्ड रिपोर्ट नहीं होती बट रिपोर्ट बनाएंगे वो। फिर इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, जो बड़ी कंपनी है 10 करोड़ के ऊपर के ऑब्लिगेशंस वाली, ये देखा था, कोई काम का नहीं, ये कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। फिर ये काम का है, ये भी मैंने बताया था रटने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन एक बार पढ़ना है, और आप जब एग्जाम में आएगा तो आपको देख के समझना चाहिए कि हाँ ये CSR में कवर होता है, और इसमें लगभग सभी कवर कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें गरीबों को भी कवर कर लिया, फिर माइनॉरिटीज को भी कवर कर लिया, फिर पढ़ाई लिखाई कवर कर दिया, विमेन एम्पावरमेंट कवर कर लिया, सब एनवायरमेंट कवर हो गया, मॉन्यूमेंट्स कवर हो गए। यानी जहां तक आपकी सोच जा सकती है कि हम ये अच्छा काम कर सकते हैं, वो सब अच्छे काम इसमें कवर्ड है। ठीक है, और इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन लेना है, क्योंकि अगर इसमें लिखा है कि गंगा की सफाई, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप यमुना की सफाई में खर्चा करेंगे तो नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो भी एनवायरमेंट का हिस्सा है, तो उसको भी कवर करेंगे। ये देखा था हमने। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो सिर्फ कोविड के टाइम के लिए थे, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप कोविड के टाइम एक मैदान में अगर टेम्पररी हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटीज दे रहे हैं वो भी चलेगा, वैक्सीनेशन दे रहे हैं अदर देन एम्प्लॉइज को, सो ये भी चलेगा। ठीक है, सो वैसे ये सब नहीं कवर हुआ था, बट उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी कवर किया है। एंड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल या टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटी, यानी वही एक मैदान में आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बना दिए टीन वगैरह का, और पार्टीशन डाल के उसको हॉस्पिटल टाइप बना दिया, तो वो भी चलेगा। ठीक है, सो ये CSR है। नहीं, वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा, वो कवर नहीं होगा। एम्प्लॉय के अलावा जो कर रहे हैं, गांव में जाके हमने वैक्सीनेशन करा दिया, तो वो सब कवर होगा। हाँ, ये वही तो है, ये वही है CSR। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता 5 गांव 10 गांव वाला, वो लोग लेते हैं, कुछ कुछ लोग करते हैं, गांव अडॉप्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन ने किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, इन लोग खुद भी करते हैं पर्सनली। सो गांव को ही अडॉप्ट कर लेते हो कि ये गांव का पूरा मैं करूंगा। हाँ, एक्चुअल में अमिताभ बच्चन ने पूरा गांव अडॉप्ट किया है, सो वो गांव को पूरा देख रेख करना वो खुद करते हैं, पैसा लग रहा कुछ लग रहा तो करते हैं। सचिन ने भी किया है, तो करते हैं लोग, बड़े लोग। तो अपन क्या, अपन छोटा सा घर अपना नहीं कर सकते अच्छे से, अपन कहाँ गांव अडॉप्ट करेंगे, ऐसा है। क्या है? हाँ शायद है, तो बनाया है उसने, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते रहता है वो। तो ठीक है, करने दो, अपने को क्या करना चाहिए, पैसे है तो करना चाहिए, ज्यादा है तो। पैसे तो सबके पास होते हैं, हाँ होते तो सबके पास है। मेरे पास एक टाइम पूरा ही खत्म हो गया था, 0 हो गया था मैं, पता है। एक टाइम ये कोविड आया था ना 2020 में, जब एकदम से मार्केट क्रैश हुआ, तो पूरा ही 0 हो गया था, पूरा खत्म हो गया था, यानी कुछ भी पैसे नहीं थे। और फिर 1,500 रुपए अकाउंट में बचे थे, तो मैंने सोचा अब ये भी क्या करना, मैंने दान कर दिया। तो कुछ भी करता हूं मैं भी। तो 1,500 रुपए थे उस टाइम मेरे अकाउंट में, वो 1,500 भी मैं बोला जाने दो, सब डूब गया ना, ये भी दान कर दो, तो वो PM केयर्स फंड में डाल दिया था मैंने। तो उस टाइम पे फिर बाद में अच्छा हो गया फिर से, तो लेकिन उस टाइम एकदम से ही बेकार हालत हो गई थी। मेरी लाइफ बड़ी अनसर्टन है, एकदम बहुत अमीर बहुत गरीब कुछ भी हो जाता है। तो पैसा रहा तो ऐसा रहता कि जेब में ही लाख रुपए रखे रहेंगे, ऐसा भी होता है। तो हाँ, क्लाइंट लाके देता है इसीलिए रखे रहते हैं, ऐसा नहीं। क्लाइंट बोलता साहब टैक्स भरना है, कैश ला देता हूँ, तो वो कभी कभी ऑफिस के टाइम लेके आता है, और मैं क्लास को निकलते रहता, तो कभी कभी क्लास में भी लेके आता हूँ। किसी ने मेरे को रास्ते जाते हुए उठा लिया, गए। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई ब्रेक नहीं है, खत्म हो गया, जल्दी छोड़ दूंगा, पक्का पक्का, वादा वादा, बस यहां तक, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। देखो मैं बता देता हूं क्या है। हमने जो पढ़ा था 101 में, हमने क्या पढ़ा था, नोटिस भेजना पड़ता है। देखो नया नहीं है, नोटिस कहां किस किस को भेजते हैं अपन, मेंबर को, ऑडिटर को, डायरेक्टर्स को, बस वही लिखा है। यहां पे हमको ये भेजना है क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट ऑफ मेंबर्स, राइट टू मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो मैंने बताया था वहां साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाए जाते हैं, वहां कहीं नहीं लिखा है ऐसा, वहां सिर्फ एक लाइन लिखी हुई दिख रही थी आपको, वहां सेक्शन में कहीं नहीं लिखा है, वो यहां लिखा है 136 में कि a copy of financial statement which are to be laid before the meeting by company in general meeting shall be sent to the following: every member, every trustee of debenture holders, debenture trustee, and all persons other than members or trustees being persons so entitled to. So जिसको और अधिकार है लेने का, जिसको नोटिस भेजते हैं उसको सबको ये भी साथ में भेजते हैं अपन। साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगाई जाती है, if any, auditor's report and every other document required by law to be annexed to the financial statement, इसको भी आपको साथ में भेजना पड़ता है। ठीक है,
सो कोई खास काम का नहीं है ये। हमने जब सेक्शन 101 पढ़ा था नोटिस भेजते हैं तो तभी मैंने बता दिया था, तो वही पॉइंट है, सिर्फ सेक्शन अलग है। फिर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेंट इन नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द मीटिंग। यहां सिर्फ क्लियर डेज वर्ड नहीं लिखा है, बट अब क्लियर डेज नहीं भी है तो अपन ऐसा थोड़ी करेंगे नोटिस अलग भेज रहे हैं फिर 2 दिन बाद फिर ये भेज रहे हैं, तो साथ में भेजा जाता है। सो 21 क्लियर डेज बिफोर ये भेज देते हैं अपन, ठीक है। फिर अगर आपको 95% मेंबर्स सहमति देते हैं तो आप 21 डेज से कम का भी नोटिस भेज सकते थे, 21 क्लियर डेज से शॉर्टर नोटिस। सेम प्रोविजन यहां है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स को 21 डेज से कम में भेजते हैं तो भी चलेगा, मान लेंगे कि आपने सेक्शन को पूरा फॉलो किया है। अगर 95% लोग मेंबर्स जो लोग एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग है वो लोग कंसेंट दे देते हैं तो, ठीक है। सो वही है, कोई खास काम का नहीं है। फिर ये भी कोई खास काम का नहीं है। लिस्टेड कंपनी के केस में अबव प्रोविजन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड अगर कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। सो आपको सिर्फ वहां पे आपने रख दिया तो भी चलेगा, तो आपने अलग से भेजा नहीं। लिंक भेज देते हैं कई बार अपन, आजकल तो सब ऑनलाइन है इसलिए भेज ही देते हैं, बट अगर कोई कंपनी चाहे तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में वर्किंग आवर्स के टाइम पे किसी को इंस्पेक्शन अलाउ कर सकती है। फिर ये भी कोई काम का नहीं। अलॉन्ग विथ इट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म AOC 3 जो है इट शुड बी सेंट ऑफ द कंपनी सेंट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इश्यूड बाय द कंपनी। सो वही स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सो वही जो भी खास बातें होंगी उनकी वो बताई जाती है, कोई काम का नहीं। तो स्टेटमेंट को भी 21 डेज पहले भेजना पड़ता है, अनलेस शेयर होल्डर्स पूरा स्टेटमेंट मांगे तो। पूरा मांगेंगे तो पूरा भेजना है, नहीं तो सेलिएंट फीचर्स देंगे तो चल जाएगा। सो ये भी कोई काम का नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी, नोटिस में लिखा था सेक्शन 8 कंपनी में 21 डेज की जगह 14 क्लियर डेज का नोटिस लगता है। सेम चीज यहां लिखी है, 21 डेज की जगह 14 डेज के अंदर आप भेजोगे चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी नया नहीं है। तो देखो देखते देखते एक पेज खत्म हो गया, तो इसीलिए इसमें कुछ है ही नहीं, ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। फिर हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज हैविंग सच नेटवर्थ एंड टर्नओवर एज में बी प्रिस्क्राइब। सो ये भी कोई काम का नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर लिस्टेड कंपनी जो है ये भले भेजेगी नहीं, ये सिर्फ अपने ऑफिस में इंस्पेक्शन अलाउ करेगी, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट का जो एड्रेस है ये जरूर बता देती है, एक वेबसाइट में रख देगी और उसका एड्रेस जरूर इन्फॉर्म कर देगी। फिर सब्सिडरी कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग सब्सिडरी और सब्सिडरी शैल प्लेस ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ ईच सब्सिडरी ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो आपको कंसोलिडेट करना पड़ता है, बट इसके अलावा जो इंडिविजुअल उनके अकाउंट्स हैं उनको अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है। फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो फॉरेन सब्सिडरी के केस में where a foreign subsidiary is statutorily required to prepare consolidated financial statement under any law उस देश का, the requirement of this provision shall be met अगर आपने वो consolidated statement को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो ऐसी कोई कंपनी है जो वहां पे कंसोलिडेट करके अपने स्टेटमेंट बनाई है, तो आप वैसा का वैसा स्टेटमेंट को यहाँ पे अपने वेबसाइट पे प्लेस कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वहां के देश की लैंग्वेज अलग है, चाइना की सब्सिडरी है, गलती लैंग्वेज में बनाया, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये लिखा हुआ है। सो जब फॉरेन कंपनी है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं जो कोई और लैंग्वेज में होते हैं, कहीं तो भी लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू गेट, हाँ, और ऑडिट भी नहीं कराना है तो अनऑडिटेड रख दो, वो भी चलेगा। अनऑडिटेड होल्डिंग वगैरह वगैरह, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, एंड वेयर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके वेबसाइट पे रखना है, ठीक है। तो वहां पे कंसोलिडेटेड है तो वैसा का वैसा उठा के रख दो, वहां पे अनऑडिटेड है वैसा का वैसा रख दो, वहां पे कोई और लैंग्वेज में है वैसा का वैसा मत रखो, उसको कन्वर्ट करो। तो वहां पे कन्वर्ट करना है, सो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी लैंग्वेज है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो और अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर दो फॉरेन सब्सिडरीज में, ठीक है। तो कोई खास काम के नहीं है ये सब पॉइंट्स, सिर्फ ध्यान रखो कि ये नोटिस के साथ साथ चलता है पूरा सेक्शन। सिर्फ ये एक अलग पॉइंट है सब्सिडरीज के अकाउंट्स, तो ये आपको अलग से अपने वेबसाइट पे प्लेस करना पड़ता है, बस खत्म। हाँ, फिर अ कंपनी शैल ऑल्सो अलाउ एवरी मेंबर ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स।
प्रोवाइडेड that every company having subsidiary or subsidiary shall provide a copy of separate audited or unaudited financial statement prepared in respect of each subsidiaries to any member who asks for it. So अगर मैं मांगता हूं तो मुझे फिर भेजा जाएगा, ठीक है। तो सब्सिडरी के भी स्टेटमेंट्स। फिर मैनर ऑफ सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन कैसे किया जाएगा, तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट में आप सर्कुलेट करते हैं, जैसे ऑनलाइन नोटिस होता है वैसे के वैसे यहां पे भी ऑनलाइन फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं। अब ऑनलाइन में भी आप भेजोगे तो इट शुड बी लेजिबल, तो वही सब रूल्स हैं। लास्ट ईमेल आईडी जो प्रोवाइडेड रहेगी उसकी, उसमें भेजना पड़ेगा। सो वो सेम रूल्स जो नोटिस को लगते थे कि आपके लास्ट ईमेल आईडी आपको एक बार मौका देना पड़ेगा, फिर आपके पास या तो ईमेल आईडी आएगी या फिर जो डिपॉजिटरी के पास आईडी है उस आईडी पे आप भेजोगे। सो ये सब ऐसे के ऐसे रूल्स यहाँ पे बताए हुए हैं। सो ये कोई खास काम के है नहीं वैसे सेक्शन, बट एक बार देखते हैं। हाँ, मैनर ऑफ सर्कुलेशन। सो हर लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज जिसका नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज है एंड टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, तो ये सेंड कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू शेयर होल्डर्स, टू मेंबर्स हुज शेयर होल्डिंग इज इन डीमैट फॉर्म एंड हुज ईमेल आईडी इज रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी, तो वो ईमेल पे भेजोगे आप। फिर वेयर शेयर होल्डिंग इज हेल्ड अदरवाइज देन इन डीमैट फॉर्म, तो उन मेंबर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजोगे जिन्होंने कंसेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजो, एंड बाकी लोगों का फिजिकल कॉपीज में भेजोगे वो भी चलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन कोई काम का नहीं, पढ़ो भी मत, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये वही पॉइंट अगेन बताया कि अगर वहां पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे देश में अनऑडिटेड है, तो हर देश में ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जरूरी नहीं, तो वो सब्सिडरी के ऑडिटेड नहीं होंगे तो भी आप उसको प्रेजेंट कर दोगे, जरूरत नहीं फिर से ऑडिट नहीं कराना उधर के देश की फॉरेन सब्सिडरी, ये सिर्फ फॉरेन सब्सिडरी के केस में। बस ये एक जनरल सा पॉइंट है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको फाइल करना पड़ता है विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days। So, this section provides that copies of financial statement including consolidated financial statement along with all documents annexed to financial statement and adopted at AGM shall be filed with registrar। और इसके लिए टाइम दिया गया है 30 दिन का, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, ठीक है। सो AGM की तारीख से 30 दिन के अंदर इसकी फाइलिंग करना है, तो ये भी बहुत ऐसा पूछने लायक नहीं है। आगे वाला पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है आपको, XBRL, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना, इसको अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसको बोला गया है उसको XBRL में फाइल करना है। तो XBRL एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। सो ये ऐसी लैंग्वेज है, इस फॉर्मेट में अगर इस लैंग्वेज में अगर आप फाइल करोगे तो वो मैच करना बहुत आसान हो जाता है। सो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर वो पूरा एक फॉर्मेट में रहेगा, फिर आप साइड बाय साइड रख के दोनों कंपनीज को मैच कर सकते हैं। जैसे रिलायंस है, TCS है, दोनों को मैच करना है मेरे को, तो दोनों की साइड बाय साइड इसकी मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा रहेगा और वैसा का वैसा आप उसको देख सकते हैं। फिर सो XBRL बोला गया है, ये सिर्फ जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए बोला गया है, ठीक है। सो बड़ी कंपनीज इसमें लिस्टेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी कंपनी इवन प्राइवेट कंपनी में भी कवर हो सकती है। सो देखो क्या क्या दिया है। रूल 3 ऑफ कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म इन एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, तो इसको XBRL बोलते हैं, ये XBRL रूल्स 2015। सो ये रूल्स के हिसाब से फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल फाइल, कंपल्शन है, their financial statements and other documents with registrar in e-form, इसका फॉर्म भी बताया गया AOC 4 XBRL given in annexure 1 for the financial year commencing on or after 1/4/2014, क्योंकि वहां से कानून चालू हुआ था, ठीक है। तो 2013 से चालू हुआ, 2014 से ये रूल आ गया। पुराने एक्ट में भी था, तो ऐसा नहीं है सिर्फ नए एक्ट में है, पुराने एक्ट में भी XBRL था, ठीक है। सो XBRL टेक्सोनॉमी में इसको फाइल करना है। कौन कौन सी कंपनीज है? ऑल कंपनीज लिस्टेड, तो लिस्टेड तो बोल दिया पहले, तो वो अगर लिस्टेड है तो, एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, तो सब्सिडरी लिस्टेड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, मेन कंपनी लिस्टेड है ना,
सब्सिडरी कितनी भी छोटी हो, प्राइवेट हो, तो भी उसको फिर XBRL में फाइल करना पड़ेगा। फिर ऑल कंपनीज, अब ऑल कंपनीज में अगेन पब्लिक प्राइवेट सब कवर होती है। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और अबव। सो इसमें बहुत सारी कंपनीज फंस जाती है। सो आपको ये XBRL तो लगभग हर अच्छे सीए के ऑफिस में अगर आप जाओगे तो उनके यहाँ पे मिल जाएगी आपको XBRL की फाइलिंग, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसमें कवर हो जाती है। क्योंकि ये 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर बहुत लोगों का चला जाता है, ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। सो वैसे बड़ी कंपनी होती है, 100 करोड़ बड़ी बात होती, बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जैसे बड़े बड़े एक एक ऑर्डर ही उनके 50-50, 60-60 लाख के होते हैं। सो ऐसी भी कंपनीज होती है। तो जो जैसे समझो होलसेल में काम कर रहे हैं, तो भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट वो सिर्फ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक एक बिल उनका 50-50 लाख के हो जाते हैं। सो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को XBRL लग जाता है। तो अपने को आपको आप यहाँ भी आर्टिकलशिप में जाओगे अगर अच्छी जगह, तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा XBRL। सो XBRL में बहुत सारे लोग फाइलिंग करते हैं, और कुछ लोग खुद नहीं करते तो CS को दे देते हैं। ज्यादातर केस में CS लोग करते हैं, बट CA लोग भी खुद करते हैं XBRL की फाइलिंग। सो ऐसा है। सो कौन कौन सी कंपनी, पहले तो लिस्टेड बोल दिया है। दूसरा 5 करोड़ या उसके ऊपर अगर उसका पेड अप कैपिटल है, तो इसमें भी बहुत सारी कंपनी फंस जाती, बड़ी बात नहीं है 5 करोड़ का कैपिटल रखना। फिर जिसका 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, वो 100 करोड़ या उसके ऊपर, ठीक है, तो ये टर्नओवर की लिमिट है, और ये कैपिटल, पेड अप कैपिटल। और आखिरी पॉइंट, ऐसी कंपनीज जो पहले इसमें कवर होती थी, जो पुराने रूल्स थे, 2011 से रूल्स आए थे। सो 2011 में जब रूल्स आए थे तब ये एक्ट नहीं था, पुराने एक्ट में भी ऐसा XBRL की फाइलिंग आई थी। सो उसमें जो फंस चुकी है उसको अभी भी XBRL में फाइल करना है। सो एक बार फंस गए तो फिर उनको करना ही चाहिए। सो ऑल कंपनीज विच वेर हिदर टू कवर्ड, जो अभी तक कवर्ड थी अंडर कंपनीज XBRL रूल्स 2011, सो जो पुराने रूल्स में कवर्ड थी, सो एग्जिस्टिंग कंपनीज कवर्ड। तो ऐसे 4 चीज हो गई। तो ये 4 कंपनीज को XBRL में फाइलिंग जरूरी है, ठीक है। फिर जो स्पेशल कंपनीज होती हैं अलग एक्ट में, उनको मना कर दिया, उन लोग थोड़ी XBRL में बनाते बैठेंगे। सो बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पावर सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नीड नॉट फाइल स्टेटमेंट्स इन दिस रूल, उनको XBRL की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड रूल जो बोल रहा है, ये वही रूल है कि एक बार फंस गए तो हमेशा करना ही चाहिए। सो XBRL से आप बाहर नहीं आ सकते, एक बार XBRL में गए तो हर बार फंसोगे। तो अगला पॉइंट वही बोल रहा है, कंपनीज विच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सब रूल 1 शैल कंटिन्यू टू फाइल, कंपल्सरी है, देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स थ्रू वही, दो दे में नॉट फॉल अंडर द क्लास स्पेसिफाइड देयर इन सक्सीडिंग ईयर्स। एक बार फंसे ने हमेशा के लिए फंस गए। कंपनीज विच हैव फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द अर्स्टवाइल रूल, अर्स्टवाइल यानी 2011 के जो रूल्स थे वो, शैल कंटिन्यू टू फाइल अंडर XBRL। सो इनको भी इसमें ही फाइल करना है, भले बाद में वो इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यानी एक बार फंसे तो फंस गए। सो XBRL की फाइलिंग एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फाइल होता है वो, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स के जो होते हैं वो XML में फाइल होते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है, XML लैंग्वेज में फाइल होते हैं। फिर इसके अलग फाइल होती है GST की होती है जेसन फाइल्स होती है, तो जेसन में जाती है, वैसे इनके XBRL फाइल में जाएंगे। और आखिरी पॉइंट है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं किए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है AGM के। तो AGM हुई, अडॉप्शन नहीं हुआ तो, या AGM ही नहीं हुई तो भी जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था वहां से 30 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना है, ठीक है। सो भले अडॉप्ट नहीं हुए तो भी, तो वही दिया है, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड। सो AGM हुई बट अडॉप्ट नहीं हुआ, at AGM or adjourned general meeting, such unadopted financial statements shall be filed. So आपको ये फिर फाइल करना है जब AGM होगी। जैसे आपका ये साल खत्म हुआ, समझो 22-23, यहां से AGM हो गई आपकी, AGM के 30 दिन के अंदर फाइल करना ही है। यहां पे आपको ROC के पास फाइल करना है, फाइल विद ROC।
क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एजीएम नहीं हुई या एजीएम हुई बट अडॉप्ट नहीं हुए तो अनअडॉप्टेड फाइल करो। इसको रजिस्ट्रार लिख लेगा कि ये जो अकाउंट्स है ये प्रोविजनल है, इसको प्रोविजनल बोलेंगे हम क्योंकि अडॉप्ट नहीं हुए। सो इट विल बी कॉल्ड एज प्रोविजनल। और फिर जब एजीएम, फिर से एजीएम नहीं है, जब भी अडॉप्ट होंगे, एजीएम तो एक ही बार होगी बट जब आगे चल के वो अडॉप्ट होंगे तो फिर से एक बार फाइलिंग होगी। ठीक है, तो ये आगे दिया है। रजिस्ट्रार इसको लिख लेगा प्रोविजनल टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइल्ड विथ हिम आफ्टर देयर अडॉप्शन इन द एडजर्न मीटिंग फॉर दैट पर्पस। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अडॉप्टेड तो फिर इसके बाद फिर से आपको 30 दिन के अंदर इसको फाइल कर देना है, फाइनल वाले। सो 2 बार फाइलिंग हो जाएगी अगर एजीएम हुई थी बट अडॉप्ट नहीं हुए थे तो। ठीक है, या तो एडजर्न हो गई मीटिंग या फिर मीटिंग हुई नहीं थी, तो ऐसे केसेस में अनअडॉप्टेड आप फाइल कर दो, बाद में जब अडॉप्ट हो जाएंगे तो फिर से नया फाइल करना पड़ेगा और अनअडॉप्टेड को प्रोविजनल करके नोट कर लेगा। हाँ, उनको नहीं लगता वो, हाँ, बट उनको अलग रखा है, उनको ये फॉर्मेट में नहीं फाइल करना, उनको ये फाइल नहीं करना ऐसा नहीं है, उनको XBRL नहीं लगेगा, ऐसा है। सो ये XBRL लग रहा है इनको, XBRL फॉर्मेट। सो इनको XBRL नहीं लगेगा, फाइलिंग तो करना ही है इनको भी बट XBRL फाइल नहीं करना है। ठीक है, सो ये जो पार्ट है ये पूरा सिर्फ XBRL से डील कर रहा है यहां तक के। इसके ऊपर ये जनरल है, ये वाला जनरल था, 30 दिन के अंदर फाइल करो। और फिर ये भी जनरल है कि अगर अडॉप्ट नहीं हुए तो अनअडॉप्टेड फाइल करो, ये जनरल है। ये अगर आप XBRL में नहीं भी आते तो भी आपको ये करना ही है। फिर ओपीसी के केस में, अब इसमें तो अडॉप्शन की बात नहीं आती, अकेले ही मेंबर होता है। सो यहां पे भी लेकिन वो मीटिंग करता है और 180 दिन के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसको फाइल करना है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ एजीएम वाले प्रोविजन नहीं लगते, आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था सेक्शन 122 बोलता है ओपीसी को एजीएम वगैरह नहीं रखना रहता है, उस केस में वो अकेला बैठता है और लिख देता है लेटर और कंपनी को दे देता है। सो वहां पे इसीलिए 180 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप ये फाइल कर दो। ठीक है, ओपीसी में। फिर कंपनीज हैविंग सब्सिडरीज, सो कंपनी को सब्सिडरी के भी अलॉन्ग विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार अटैच द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरीज। ठीक है, तो सब्सिडरीज के भी अकाउंट्स आपको साथ में लगाना है। ठीक है, फिर वो सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया हो या भारत की कहीं की भी हो, विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड और विच हैव नॉट एस्टेब्लिश देयर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उनके भी लगाना है, फॉरेन सब्सिडरीज। फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो जो सब्सिडरी भारत के बाहर बनी है और जिनको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, तो अगेन उनके अनऑडिटेड वाले जो ये रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आप फाइल कर दोगे। और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फाइल कर दोगे। एजीएम ही नहीं हुई तो वही दिया है कि एजीएम नहीं हुई तो जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, जो ड्यू डेट होती है, तो 30 सितंबर जनरली होती है। यहां साल खत्म हुआ 2023, एजीएम यहां हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुई तो आप फाइल नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपको 30 दिन का टाइम है, जिस दिन एजीएम हो जाना था, ड्यू थी। सो जो भी 3 डेट हमने पढ़े थे, याद है एजीएम होने की, सेक्शन 96 में एक डेट थी 1 साल में एक, दूसरा था फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स, और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने। सो वो जो भी सबसे पहली डेट आएगी दैट इज द ड्यू डेट। ठीक है, तो वो ड्यू डेट के बाद 30 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना है। ठीक है, जनरली 30 सितंबर ही होती है, तो 30 सितंबर से 30 दिन। ठीक है, तो 30 अक्टूबर इसकी फाइलिंग डेट होती है। ठीक है, सो 31 नहीं होती, 30 होती है। तो एमसीए में ये कई बार दिक्कत आती है, एमसीए में कई बार हम लोग सोचते हैं 1 महीना, लेकिन वो 1 महीना नहीं होता। सो इसीलिए वहां दिन से गिनना जरूरी होता है। ठीक है, तो एजीएम होने के बाद 30 दिन के अंदर फाइलिंग होना चाहिए। तो 30 दिन यानी 30 तारीख आती, 31 नहीं आती। सो ऐसा है। सो एजीएम अगर नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फाइल कर देना है, एंड अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एक कंपनी है, उसने एजीएम नहीं ली और इसीलिए वो बोल रही है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। सो क्या वो सही बोल रही है? द आंसर इज नो। सो वेयर एजीएम इज नॉट हेल्ड फॉर एनी ईयर,
The financial statements along with the documents required to be assessed duly signed with the statement of facts and reasons for not holding AGM shall be filed. तो यहां भी फाइल करना है with the registrar within 30 days from the last date before which AGM should have been held. ठीक है, तो यहां पे भी आपको फाइलिंग करना ही है. तो इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि AGM नहीं हुई इसीलिए डायरेक्टर्स बोल रहे हैं हमको फाइल नहीं करना, तो वो गलत बोल रहे हैं. पेनल्टी है, पेनल्टी कोई काम की नहीं है. सो एक बार रीड कर लो, लगे तो खत्म हो गया. कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 2 lakhs. MD, CFO इफ एनी, सो या डायरेक्टर, तो ये लोग लायबल हैं टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड कंटिन्यूइंग फेलियर में 100 रुपीज, मैक्सिमम 50,000. कोई काम की नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं आप पेनल्टी को. ठीक है, तो इसमें भी ये तो कॉमन ही है, ऊपर जो हमने पढ़ा वैसे ही है. ये कोई काम का नहीं है, 180 दिन चांस नहीं है उसके पूछने के. ये इफ नॉट अडॉप्टेड ये पूछ सकते हैं कभी, तो भी आपको फाइल करना है. अनअडॉप्टेड फाइल करो, रजिस्ट्रार विल नोट कि ये प्रोविजनल है, और उसके बाद जब फिर से अडॉप्ट हो जाएंगे तो फिर से फाइल कर दो 30 दिन के अंदर. सेम टाइम है 30 दिन, यहां भी 30 दिन. ठीक है, बाकी XBRL में यही पूछ सकते हैं यहां तक. इसके आगे फिर ये सब पूछने की कोई जरूरत है ही नहीं. वैसे वही लिखा है कि पहले जो इसमें कवर हो चुके हैं वो हमेशा कवर्ड रहेंगे. ठीक है, तो फाइलिंग के ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है 137 पे. 136 पे जनरली नहीं आता, ये वाले इस पे नहीं आता, क्योंकि ये वही है 101 पे पूछा जाता है, तो यहां फिर से नहीं पूछते. इसके बाद 138 बता दिया था मैंने आपको, इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट हर लिस्टेड कंपनी को करना है. हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें 25, 50, 100, 200 की लिमिट थी, सो 25 के आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स थे, डिपॉजिट्स, फिर 50 का पेड अप कैपिटल, फिर 100 का बोरोइंग्स एंड टर्नओवर 200 का. ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 100, 200 की लिमिट लगती, 50, 50 नहीं लगती. बाकी है वही, लेकिन सिर्फ 100 और 200 वाली, तो ये सिर्फ ये वाली और ये वाली लिमिट लगती है. ठीक है, फिर ऑडिटर कौन हो सकता है, तो इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनी पर्सन जो एलिजिबल लगता है कंपनी को, जिसको बोर्ड को लगता है कि ये इंटरनल ऑडिट कर सकता है. जरूरी नहीं वो CA हो, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, बस वो कॉम्पिटेंट लगना चाहिए उनको. इसके अलावा ही कैन बी इवन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये भी हमने देखा था. सो 10 मिनट जल्दी छूट रहे हैं आज अपन. अगली क्लास में हम ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर चालू करेंगे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपने अगर पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से, तो बहुत सारे मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. देखो कॉमन चीजें ना बहुत पहले यही किया करो. जैसे मैं वैसे ही करता था, मैं आलसी था, सो मैं डबल पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा पहले ही कॉमन चीजें पढ़ लो. जैसे AS होते थे, तो AS दोनों इसमें आते थे, इधर अकाउंट्स में भी आते हैं, उधर ऑडिट में भी आते हैं. सो AS ऑडिट में भी होते हैं, आपको 20 मार्क के उसमें पक्का आते हैं वो. सो हाँ, 20 मार्क उधर आता है, फोकट के 20 मार्क है, तो 40 मार्क हो जाते हैं. सो अपन कैसा है ना, जो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, कॉमन टॉपिक जितने हैं वो जल्दी कर लो, अच्छे से कर लो, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. जैसे यहाँ ऑडिट कर लोगे ना, तो यहाँ वहां दोनों मिला के कम से कम 30 मार्क तो हो ही गए समझो. 15 भी पकड़े तो 30 से 35 मार्क आराम से इसमें कवर हो जाते हैं. फिर AS कर लिए तो उसमें दोनों में 20 मार्क हो जाते हैं. वैसे तो अकाउंट्स 2 भी है, तो 60 मार्क हो जाते हैं आपके केस में. तो मेरे टाइम पे अकाउंट्स 1 ही होता था जब मैं इंटर कर रहा था. उस टाइम छुट्टियां भी नहीं होती थी, लाइन से पेपर होते थे, और वो अच्छा होता था. 6 दिन दाड़ पेपर हो जाते थे, और वो अच्छा होता था. 6 ही पेपर होते थे उस टाइम, और उसमें ऐसा लगता नहीं था. अभी तो ऐसा लगता कि कितनी लंबी चल रही है एग्जाम, 15 दिन 16 दिन एग्जाम चलती, कुछ भी, तो ऐसा लगता है. सो छुट्टी नहीं रहती थी तो ज्यादा अच्छा होता था, बट अब छुट्टी रहती है तो ठीक है, आपके लिए शायद अच्छा हो. सो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है छुट्टी नहीं होना ज्यादा अच्छा होता है. सो दाड़ पढ़ के खत्म हो जाता है, पास हो जाते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि यार अभी तक चल ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा. हाँ, कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को डर भी लगता है एग्जाम से. अपने को लगता क्या कोई नहीं है ना अपन डरने वाले. तो कुछ लोग रहते बीमार पड़ जाते. मेरे भी दोस्तों में कुछ लोग थे, खासतौर पे कुछ लड़कियां थी. सो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा क्लासिफाई नहीं करना चाहिए. कुछ लड़के भी होते हैं बट बीमार पड़ जाते थे. यार एग्जाम आ रही है और एकदम टेंशन हो गया, बीमार पड़ गए. अभी 4 दिन पहले एक लड़की का फोन आया था, कोई थी, वो रोने लग गई, सर कुछ नहीं समझ रहा, क्या करूं. मैंने बोला अरे टाइम है अभी, कर डालो. तो ऐसा रोना नहीं चाहिए,
कर सकते हैं अपन सब। और छोटी सी एग्जाम ही है ना, क्या टेंशन लेना, बड़े बड़े जंग लड़ना है आगे। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, अपने को लगता है अरे ये तो बकवास था, फालतू की चीज। बचपन में पेंसिल गुम गई थी तब रो रहे थे आप, तो आज देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सब छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना रियलाइज होगा। मेरे को खुद को बचपन में 1000-2000 रुपए गुम जाते थे तो बुरा लगता था। अब तो ऐसा है कि हाँ, अब तो ऐसा है कि लाखों में डुबा देते फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे ये रियलाइज किया मैंने कि लाइफ आगे बढ़ते रहती है, फिक्र करने से कुछ नहीं होता। जो होना है टाइम पे होते रहेगा, अपन अपनी मेहनत करते रहो। और हाँ, मेहनत नहीं करो फिर बुरा लगे वो सही है कि मैंने मेहनत नहीं किया था, बट मेहनत की है और उसके बाद नहीं हुई कोई चीज तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है, अपन ने कोशिश की है ना, तो कोशिश करना इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, सो अपन अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑडिटर के, और समझने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है, फोकट के मार्क्स भी मिल जाते हैं, पर फिर भी थोड़ी टेक्निकलिटीज है, वो देखेंगे अपन क्या क्या है जहां पे अपने मार्क्स कट सकते हैं। तो ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।